नमस्कार, आज का बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज की बड़ी खबरें कौन कौन सी थी। बाजार का पूरा एक्शन बताएंगे आपकी स्क्रीन पर। मार्केट पर इस पर नजर डालें तो आज दूसरे दिन हमने देखा कि कमजोरी आज देखने को मिली है और क्लोजिंग भी आज लाल निशान में हुई। और जो एक्सपायरी थी निफ्टी की वो 17,222 के पास हुई। बैंक निफ्टी करीब 620 अंकों की कमजोरी के साथ 35,527 के आसपास क्लोजिंग दी। आज बैंकिंग शेयरों ने काफी ज्यादा दबाव बनाया। ऑटो शेयर भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर सेक्टोरल इंडेक्स आज हरे निशान में ही थे। मार्केट का और पूरा अपडेट जानने के लिए चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका, बताइए आज दिन भर बाजार में कैसा कारोबार था? जी बिल्कुल, देखिए एक टाइट रेंज में बाजार ने कारोबार किया, लेकिन 17,200 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है। यानी अपने सपोर्ट, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,150 जिसे माना जा रहा है, उससे ऊपर बंद हुआ है। हालांकि बैंक निफ्टी पर बहुत वीकनेस थी और अब भी वीकनेस आगे के लिए भी एंटिसिपेट की जा रही है। पूरे दिन भर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने बैंकिंग स्टॉक से प्रेशर ही माउंट किया इंडेक्स पर भी। और आप अगर बाजार के निफ्टी के टॉप लूजर्स की भी बात करेंगे तो उसमें आपको पहले 5 काउंटर्स में से 3 तो कम से कम बैंकिंग स्टॉक्स दिख जाएंगे। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स। कोटक बैंक में तो चले एक डील का एक ट्रिगर था, एक डील होनी थी, सेल ऑफ होना था, स्टेक बेचना था, तो ये एक न्यूज़ थी। लेकिन उसके अलावा भी हम पूरे बैंकिंग स्पेस को नेगेटिव पर प्रेशर देख रहे हैं। गेनर्स की अगर आप बात करें कि निफ्टी में कहाँ आपको आज गेनर्स मिले, तो स्टॉक आई थिंक सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन समझाना बेहतर होगा। पहला है मीडिया पैक, जहां आपको सबसे हाईएस्ट गेनर्स देखने को मिले बिकॉज ऑफ द जी न्यूज़। इन्वेस्को ने ईजीएम ना बुलाने की जो ये एक अनाउंसमेंट की, उसके बाद हमने देखा जी में एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आप 17% तक क्लोज होते हुए तेज देख रहे हैं। और ना सिर्फ जी, पूरा आपको मीडिया पैक आज तेज दिखाई देगा। उसके अलावा दूसरा बड़ा पैक था मेटल पैक, जहां पर आप तेज देख रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स आपको तेज दिखाई दिए, जिंदल स्टील, सेल, इन काउंटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली। और थर्ड पैक था मेटल पैक, जिस तरह से मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, एफएनओ काउंटर्स, कई सारे आपको आईटी पैक्स तेज दिखाई दिए टेक्नोलॉजी पैक से, जिसमें एफएसएल, माइंडट्री, कोफोर्ज, इनमें आपको तेजी देखने को मिली। आप अगर फार्मा स्पेस की बात करें तो वहां पर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। हमने कहा अगर गेनर्स की बात करें आपको निफ्टी में, तो आपके पहले 5 गेनर्स में से आपको फार्मा पैक दिखेगा, आपको कोल इंडिया जैसे काउंटर्स दिखेंगे और आपको काउंटर्स दिखेंगे कमोडिटी के प्ले पे, जैसे ऑयल एंड क्रूड और कमोडिटी फिर से एक राइस पे है। तो डॉक्टर रेड्डीज आपको एक गेनर दिखा, कोल इंडिया दूसरा बड़ा गेनर, और उसके बाद हिंडाल्को एंड सीमेंट पैक ने जिस तरह से एक दोबारा रिवाइवल दिखाया, आपको सीमेंट्स पर लॉन्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीमेंट हो, अंबुजा सीमेंट हो, श्री सीमेंट्स आप कल तेज देख रहे थे, इन सब में आपको एक तेजी देखने को मिली। तो मार्केट्स अपने क्लियरली, निफ्टी जो है वो अपने एक सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। ओके, तो सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज काफी ज्यादा दबाव बनाने का काम किया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखते हैं। देश में लॉकडाउन के ऐलान के आज 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस बीच अगर आपने मार्केट पे निवेश किया होता तो आपको शानदार कमाई देखने को मिलती। इन 2 सालों में बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा और बाकी के एसेट क्लासेस में भी किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, इस पर एक डिटेल रिसर्च लेकर हमारे साथ जयेश खिलनानी मौजूद हैं। जयेश, बताइए। तो आप अगर देखेंगे तो 2 साल जैसे आपने बताया कि पूरे हो चुके हैं लॉकडाउन को चलते हुए, और इसमें अगर मैं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करूं तो एक्विटी साइड पे जो है आप पहले देखेंगे कि निफ्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। डेवलप मार्केट्स और एमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले 128% रिटर्न मिला है निफ्टी में, और इन्होंने आउट परफॉर्म किया है डेवलप्ड और एमर्जिंग एक्विटीज़ को भी। और अगर दूसरे एसेट क्लास की बात करूं जो पिछले कई दिनों में चर्चा में रहा है, वो है कमोडिटीज़ एसेट क्लास, और उसके चलते आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस जो है लगभग 400% का रिटर्न दिया है लास्ट 2 सालों में। और जो बेस मेटल्स है जैसे निकल हो गया या एल्यूमिनियम और जिंक, कॉपर की बात करें, उन्होंने भी मोर देन डबल रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों में। बट अब बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। अगर उसको बारीकी से देखेंगे तो जो इंडियन मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस है, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। और सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मेटल स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। 200 से 300% की बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले 2 सालों में। और निफ्टी एफएमसीजी एक अकेला इंडेक्स ऐसा है जिसमें मोर देन 100% रिटर्न नहीं मिला है हमको
पिछले 2 सालों में, अगर आप बॉटम से मैप करें तो इसके आगे अगर आप बात करेंगे तो आप अगर एफआई और डीआई फ्लोज़ की बात करें तो हमने देखा है कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा इंडियन एक्विटीज़ में एफआई और डीआई का इन्वेस्टमेंट आया है पिछले 2 सालों में। और पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि एफआईज लगातार सेल कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी 2 लाख करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है इंडियन मार्केट में। और मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ कोर्स काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, जो करेंटली 3.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास स्टैंड करता है। 150% का इजाफा देखने को मिला है और इसके चलते काफ़ी सारे मल्टी बैगर्स भी क्रिएट हुए हैं जो आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश कर रहे हैं, जैसे कि टाटा टेली है, तानला प्लेटफॉर्म्स है, सीजी पावर, अदानी टोटल गैस। ये सब जो है मल्टी बैगर्स रहे हैं। 20 टाइम से लेकर 70 टाइम तक इन्होंने रिटर्न दिया है और काफ़ी अदानी ग्रुप कंपनीज इसमें शामिल है। बिल्कुल, तो सभी एसेट क्लासेस में प्रदर्शन अच्छा देखने को मिला और निफ्टी देखिए ग्लोबल मार्केट से अगर कंपेयर करेंगे तो निफ्टी में शानदार रिटर्न देखने को मिला इस 2 सालों में। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों का रुख कर लेते हैं। भारत फाइनेंशियल के मामले में आरबीआई से इंडसइंड बैंक को एक बड़ी राहत मिली है। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई की जांच में एवरग्रीनिंग ऑफ लोन के मामले में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंकुर, बताएं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत फाइनेंशियल मैटर में अपनी जांच को पूरा कर लिया है और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेगुलेटर को एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन रेगुलेटर यहाँ पर एक पीनल एक्शन जरूर ले सकता है बैंक पर, क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस में कुछ लैप्सेस पाए गए हैं भारत फाइनेंशियल में। भारत फाइनेंशियल इंडसइंड बैंक की 100% सब्सिडरी है और ये जो पीनल एक्शन है वो प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जरूर लिया जा सकता है। जो आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन है, उन्होंने डिटेल्स इंक्वायर किए थे बैंक से जब से एक कंप्लेंट दायर की गई थी विसल ब्लोअर द्वारा कि 84,000 करोड़ लोन्स को डिसबर्स कर दिया गया है भारत फाइनेंशियल में बिना कस्टमर के कंसेंट से। इस पर बैंक ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी करवाई थी और जो डेलॉयट की रिपोर्ट सामने आई उसमें यही पाया गया कि एक टेक्निकल ग्लिच है और जो बैंक ने भी एडमिट किया है। साथ ही साथ बैंक ने यह भी बोला है कि वो रिपोर्ट के मुताबिक 13.5 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रोविजन भी करेगा करंट क्वार्टर यानी कि Q4 FY22 में, ताकि वो अपने जो प्रोसेसेस हैं उसको सुदृढ़ करे और साथ ही साथ प्रिपेयर्ड रहे किसी कंटिंजेंसी के लिए। बिल्कुल, तो इंडसइंड बैंक के लिए एक बड़ी राहत जो कि मामला था, अब उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत आरबीआई की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। वहां पर किस तरह का एक्शन है, स्पेशली क्रूड ऑयल मार्केट में क्या चल रहा है, ये समझ लेते हैं। पूरा अपडेट लेकर विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, कल की बड़ी तेजी के बाद आज कच्चे तेल में बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है, कल जो तेजी आई थी वो सीपीसी पाइपलाइन जो कंसोर्शियम है जो कजाकिस्तान और रसिया के बीच में, उस पाइपलाइन से अब लग रहा है कि अगले 2 महीने तक सप्लाई नहीं हो पाएगी और उस पाइपलाइन के जरिए करीब करीब ग्लोबल डिमांड का 1.2% पूरा होता है और रोजाना 12 लाख बैरल क्रूड की सप्लाई वहां से होती थी। वो अगले 2 महीने तक अब होने की संभावना कम है, ऐसा रूस के विदेश मंत्री का बयान आया हुआ था। उस वजह से कल काफी तेजी दिखी, लेकिन आज जो कुछ बड़े एक्शन है उसमें यह है कि नाटो के जो अलाइज है उसके साथ आज यूएस प्रेसिडेंट की बैठक होने वाली है और रूस पर और सख्ती लगाने की तैयारी चल रही है। इस बीच में एक और अपडेट ये आ रहा है कि ईरान के साथ परमाणु डील जल्द करने की कोशिश की जा रही है और साथ ही ईरान भी एक्सपोर्ट को रीवैम्प करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ सप्लाई कैसे जो रूस से कम हो रहा है उसको पूरा किया जाए वो तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ ग्लोबल सप्लाई की दिक्कतें अलग अलग तरीके से, चाहे वो रूस से सप्लाई घटने की हो या स्टॉर्म की वजह से जो कजाकिस्तान से जो पाइपलाइन में दिक्कतें हुई हैं वो दिक्कतें हों, तो दोनों तरह की खबरें हैं। इस वजह से क्रूड का मार्केट आज असमंजस की स्थिति में है और कल काफी तेजी दिखी थी। जी बिल्कुल,
तो क्रूड के मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है और आज भी देखेंगे कि दायरे में ही कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन $122 के आसपास अभी भी कारोबार कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन ये सब जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब मार्केट के उस उतार चढ़ाव के बीच हम काफ़ी सारे एक्सपर्ट वॉइसेस भी आपको सुनवा रहे हैं। ऐसे में एक्यूरेट एडवाइजर्स के MD और फाउंडर राजेश कोठारी के साथ हमने बातचीत की और उनके मुताबिक जियोपॉलिटिकल संकट से बाजार में उतार चढ़ाव के आसार हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में गिरावट के समय खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका है। राजेश, आप मैक्रो और माइक्रोस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। शॉर्ट में पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा कि मैक्रो रिस्क क्या बाजार में पूरी तरह फैक्टर इन हो गया है? क्या अब क्वालिटी बीटन डाउन स्टॉक्स में अटेम्प्ट करने का, पोर्टफोलियो एवरेजिंग करने का समय आ गया है या अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है और कॉशियस स्टांस रखना चाहिए? अजय जी, मार्केट का जो मैक्रो रहता है, इसमें कहा जाता है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट. Nobody would able to time the market perfectly. Equity market has its own volatility. और वो बाजार का नेचर है और वो नेचर को एक्सेप्ट करेंगे और वॉलेटिलिटी को एडवांटेज लेना चाहिए. ये सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी बात है कि टेक वॉलेटिलिटी एज योर फ्रेंड. जब भी हम बहुत सारे इन्वेस्टर से बात करते हैं तो काफी लोग कहते हैं अरे बाजार बहुत वॉलेटाइल हो गया. अरे तो ये अच्छी बात है क्योंकि वॉलेटिलिटी में ही तो अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर बाजार वन साइड ऊपर ही चढ़ता रहेगा then it becomes dangerous because then the accident and that's a correction can be much sharper and it can be much more damaging, correct, rather than supporting. तो ये क्या मेंटालिटी रहती है इन्वेस्टर्स की, ह्यूमन बिहेवियर है. और बहुत सारे लोग जो बड़े पंडित लोग हैं बाजार के, वो भी यही कहते हैं कि बाजार का जो आपका रिटर्न्स जो है वो शायद बाजार पे कम निर्भर करता है लेकिन हमारी जो बिहेवियर है उस पर ज्यादा निर्भर करता है. सो मैक्रोस राइट नाउ यूक्रेन रशिया इश्यू एवरीबडी नोज, और ये दोनों का जो इक्विलिब्रियम कहां पे कभी रुकेगा वो तो किसी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन ये फर्स्ट टाइम नहीं है. लास्ट 40 साल में ये इवेंट 11 बार हो चुके हैं. इस टाइप के इवेंट, इससे भी ज्यादा गंभीर, इससे भी ज्यादा खतरनाक इवेंट्स लास्ट 11 साल में, 40 साल में 11 बार हो चुके हैं. और एवरी टाइम अगर आप यूएस मार्केट देखेंगे तो रफली अबाउट 8 to 10% करेक्शन एंड रफली 16 से 20 ट्रेडिंग डेज लगता है. अगर हम इंडिया की बात करें तो रफली वो 11 इवेंट्स में 40 साल में सेंसेक्स ने 10% मींस जो इवेंट अनाउंस होता है उससे 10% नीचे गया हुआ है एवरेज, और रफली 30 to 40 डेज लगा है उसको रिकवर करने. और ये बार भी एक्चुअली हमने तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही जो हमारे न्यूज़लेटर है उसमें लिखा हुआ था, और ये बार एक्चुअली वैसा ही हुआ जैसा लास्ट 40 साल में हुआ. बाजार ने 10 से 12% करेक्शन किया और रफली वो इवेंट डेट से ऑलमोस्ट लाइक 30 डेज अभी खत्म होने को आ गए और बाजार एक्चुअली नीचे से एक अच्छा सा खासा बाउंस भी हमें देखने को मिला. तो ये वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, रेंज बाउंड मार्केट कंटिन्यू रहेगी, फेड इंटरेस्ट रेट हाइक, इन्फ्लेशन फियर, ऑयल प्राइस, वॉर, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, कोविड, ये सब चालू रहेगा. लेकिन क्या ये एवरी ईयर एवरी डे कंटिन्यू रहेगा? डेफिनेटली नॉट. इट विल डेफिनेटली स्टॉप समवेयर, करेक्ट. सो दैट्स बेसिकली द वन टू थिंक लिटिल बिट लॉन्ग टर्म. राइट. ये वो भी समय है जब हमें पुराने इवेंट्स से सीखना होता है. और राजेश जैसा कहते हैं बाजार में कि दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर बाउंड टू रिपीट दोज मिस्टेक्स. और एक हिस्टोरिक मामला ये जो लास्ट 2 साल में हुआ है, आज जिसकी एनिवर्सरी है, वो है कोविड इंड्यूस्ड मार्केट क्रैश के लोज. 7,900 के आसपास निफ्टी आ गया था. बहुत ही बुरा हाल था. हेल्थ फ्रंट पे कैजुअलिटीज हो रही थी, लोग अपने फाइनेंशियल्स को रिव्यू कर रहे थे और कट कर रहे थे. आप मुझे बताइए, आप तो पब्लिक मनी मैनेज करते हैं, आपने उस दौरान जिस हिसाब से निफ्टी मोर देन डबल हो गया, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रहा है कोविड लोज से पूरे विदेश में. आप मुझे थोड़े अपनी याद बताइए. आपको क्या बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे इन्वेस्टर्स के, आपने क्या फायदा उठाया और डिप्लॉय किया, कैसे आपने नेविगेट किया था वो टाइम? बेसिकली अजय जी ऐसा होता है कि इवेंट के दिन पे ज्यादा एक्शन नहीं होती.
लेकिन इवेंट की प्रिपेयर्डनेस जो होती है ना, वो डिसाइड करती है कि वो इवेंट पे आपका परफॉर्मेंस क्या है. सो इज लाइक कोविड किसको ज्यादा इंपैक्ट हुआ? जो ज्यादा वीकनेस थे, जिसकी बॉडी इम्यूनिटी कम थी, उनको पहले इंपैक्ट हो गया. सिमिलरली पोर्टफोलियो में भी जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, पोर्टफोलियो क्वालिटी कंपनीज, रेजिलियंस जिसको बोलते हैं, उनको इंपैक्ट कम होता है. तो हमने क्या किया था कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही हमने हमारा पोर्टफोलियो में काफी चेंजेस कर दिए थे. साइक्लिकल से डिफेंसिव्स, बैंकिंग से फार्मा एंड इस टाइप के कई सारे चेंजेस हमने वो टाइम पे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में किए हुए थे. तो जब भी लॉकडाउन अनाउंस हुआ और बाजार गिरा, फार्मा स्टॉक की बढ़ना चालू हो गया. और हमने सोचा था फार्मास्यूटिकल स्टॉक हमें 3 साल में 50% रिटर्न देंगे, लेकिन वो फार्मा स्टॉक्स हमें केवल 4 महीने में 50% रिटर्न दे रही है. तो this is what is dynamism is all about. This what, as you rightly said, the learnings of the last previous crisis. और हर बाजार में टिपिकल एक कोई टाइप के स्टॉक्स चलते ही है, कितना भी बाजार खराब हो. हमें वो अपॉर्चुनिटी उसमें देखनी है, हमें उसको एडवांटेज के तौर पे लेना है और एकदम बैलेंस माइंड रखना है, कामनेस माइंड रखना है. वी डोंट नीड टू एक्ट ऑन फर्स्ट डे. सो हमने बाद में हमारे जो कैश जो थोड़े थे, काफी जो रेज किए थे पहले प्री कोविड, वो then slowly we started deploying because 23rd March was new day even for us. And then slowly, gradually we increased our invested levels in the right stocks. And then by October, जैसे लॉकडाउन से अनलॉकडाउन की मूवमेंट चालू हुई, तो फार्मा स्टॉक ने हमें 60, 80, 90% रिटर्न दे दिया. 5 साल का रिटर्न 4 महीने में आ गया. तो हमने वो फार्मास्यूटिकल शेयर्स में एग्जिट कर दिया और वापस हमने बैंकिंग, साइक्लिकल्स, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, इस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया. सो बाइंग राइट इज ओनली वन स्टेप, सेलिंग राइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई बिलीव इन वेल्थ क्रिएशन. बिल्कुल, तो ये थे एक्यूरेट एडवाइजर के एमडी और फाउंडर राजेश कोठारी बाजार की चाल पर अपना व्यू शेयर करते हुए. चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा. नमस्कार.